इतिहास आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की तारीखें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी यानी इंसानियत के विकास की कहानी है। एक कहानी जो बताती है कि हम कौन थे, हम कैसे बदले और आज हम जो हैं वो क्यों हैं। तो चलिए इस शानदार सफर में एक साथ गोता लगाते हैं। तो देखिए, हमारा ये सफर शुरू होगा प्राचीन भारत की उन गलियों से जहां हमारी सभ्यता की पहली ईंट रखी गई। वहां से हम गुजरेंगे महान सम्राटों के दौर से, सल्तनत और मुगलों के उतार चढ़ाव को महसूस करेंगे। फिर हम देखेंगे आधुनिक भारत की पहली किरण, आज़ादी के उन हीरोज़ को याद करेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि जब भारत अपनी कहानी लिख रहा था तो दुनिया में क्या चल रहा था। तो चलिए सबसे पहले वहीं चलते हैं जहां से भारत की कहानी के पहले पन्ने लिखे गए थे। अच्छा, सवाल ये है कि हमें हजारों साल पहले की बातें पता कैसे चलती हैं? तो हमारी टाइम मशीन है ये पुराने ग्रंथ। सोचिए, ऋग्वेद हमें उन लोगों की प्रार्थनाओं के बारे में बताता है, सामवेद में संगीत की जड़ें हैं और अथर्ववेद वो तो जैसे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक डायरी है जिसमें उनके विश्वास और इलाज के तरीके सब कुछ हैं। और सिर्फ हमारे ग्रंथ ही नहीं, हेरोडोटस और मेगास्थनीज जैसे विदेशी यात्री भी जब भारत आए तो उन्होंने जो देखा उसे लिखा और उन्हीं की वजह से हमें उस जमाने की एक तस्वीर मिलती है। अब जरा कल्पना कीजिए, आज से करीब 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसके शहर आज के न्यूयॉर्क की तरह ग्रिड पैटर्न पर बने थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, घरों में पक्की ईंटें लगी थी और तो और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी था। मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार वो सिर्फ कोई तालाब नहीं था, बल्कि उनकी जबरदस्त इंजीनियरिंग और सामाजिक जीवन का जीता जागता सबूत था। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, इतनी एडवांस सभ्यता होने के बावजूद हमें वहाँ लड़ाई झगड़े के बहुत कम सबूत मिलते हैं। जानते हैं, वो लोग मिठास के लिए चीनी नहीं, शहद का इस्तेमाल करते थे और तलवार जैसी चीज से तो शायद वाकिफ ही नहीं थे। ये एक ऐसे समाज की तस्वीर दिखाता है जो शायद शांति से रहना पसंद करता था। सिंधु घाटी के बाद कहानी रुकी नहीं। भारत की भूमि ने एक नई करवट ली। अब वक्त था बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों का, जिन्होंने सिर्फ नक्शे नहीं बदले बल्कि लोगों की सोच और उनके विश्वास को भी हमेशा के लिए बदल दिया। मौर्य सम्राट अशोक की कहानी तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। कलिंग में हुए भयानक युद्ध ने एक क्रूर राजा को शांति के दूत में बदल दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने संदेश पत्थर के खंभों पर लिखवा दिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि वक्त के साथ लोग उनकी कहानी और उनकी लिपि दोनों भूल गए। फिर लगभग 2000 साल बाद 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज स्कॉलर ने उन अक्षरों को फिर से पढ़ा और इतिहास के इस महान नायक को दुनिया के सामने दोबारा जिंदा कर दिया। अशोक के बाद आया गुप्त काल, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, ये वो दौर था जब कालिदास जैसे महान कवि लिख रहे थे, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ शून्य की शक्ति को दुनिया को समझा रहे थे और कला और विज्ञान अपने शिखर पर थे। यह सच में एक सुनहरा दौर था। और ये मत सोचिएगा कि यह सब सिर्फ उत्तर भारत में हो रहा था, बिल्कुल नहीं। दक्षिण में चोल साम्राज्य की नेवी इतनी ताकतवर थी कि समुद्र पर उनका राज चलता था और उनका लोकल सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम तो आज भी मिसाल है। पल्लव राजाओं ने एक ही चट्टान को तराशकर महाबलीपुरम के रथ मंदिर बना दिए और राष्ट्रकूटों ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काटकर एलोरा का विशाल कैलाश मंदिर बना डाला। ये ऐसे अजूबे हैं जो आज भी हैरान कर देते हैं। चलिए अब इतिहास के सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मध्यकाल में कदम रखते हैं। ये एक ऐसा दौर था जिसने भारत को बहुत गहराई से बदला। दिल्ली सल्तनत में हमें दो बिल्कुल अलग तरह के सुल्तान देखने को मिलते हैं। एक तरफ था अलाउद्दीन खिलजी, बड़ा ही प्रैक्टिकल आदमी। उसने महंगाई रोकने के लिए बाजार पर ऐसा कंट्रोल किया कि कीमतें बढ़ ही नहीं पाईं। वहीं दूसरी तरफ था मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत पढ़ा लिखा विजनरी था, लेकिन उसकी योजनाएं वक्त से कुछ ज्यादा ही आगे थीं। जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, कागज पर तो अच्छा लगता था पर हकीकत में एक बड़ी नाकामी साबित हुई। और फिर आए मुगल। 1526 में बाबर ने तोपों के दम पर एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसे अगले 300 साल तक चलना था। उसके पोते अकबर ने अपनी समझदारी से इस साम्राज्य को मजबूत किया। फिर आया शाहजहां का दौर, जिसने वास्तुकला को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जहां आज भी पहुंचना मुश्किल है। और अंत में औरंगजेब, जिसके समय में साम्राज्य सबसे बड़ा तो हुआ, लेकिन उसकी कुछ नीतियां ही शायद उसके पतन का कारण भी बनी। जब हम शाहजहां के दौर की बात करते हैं तो हम सिर्फ इमारतों की बात नहीं करते, हम उन सपनों की बात करते हैं जिन्हें संगमरमर में तराशा गया था।
चाहे वो मोहब्बत की निशानी ताजमहल हो, दिल्ली का शानदार लाल किला हो या फिर जामा मस्जिद। ये इमारतें नहीं, ये उस दौर की गवाही हैं जब वास्तुकला अपने चरम पर थी। सच में ये आर्किटेक्चर का गोल्डन एज था। कहते हैं ना, हर सूरज को एक दिन ढलना होता है। मुगल साम्राज्य की पकड़ जैसे ही कमजोर हुई, भारत की सत्ता के खेल में नए खिलाड़ी मैदान में आ गए। एक तरफ थे मराठा, जो अपनी ताकत के दम पर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, और दूसरी तरफ समंदर के रास्ते आए थे यूरोपीय व्यापारी, जो धीरे धीरे व्यापारी से शासक बन रहे थे। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम का ये एक वाक्य ही उनकी सोच और हिम्मत बताने के लिए काफी है। उन्होंने मुगल साम्राज्य की कमजोरी को पहचान लिया था। उनका कहना था कि डालियों को काटने से क्या होगा, सीधा पेड़ के तने पर वार करो, यानी दिल्ली पर कब्जा करो। इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती हैं, वो एक मोड़ होती हैं, एक टर्निंग पॉइंट। 1757 एक ऐसी ही तारीख है। प्लासी की लड़ाई सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये भारत की किस्मत का फैसला था। इस एक जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी से एक हुकूमत में बदल दिया, और भारत की कहानी अगले 200 सालों के लिए अंग्रेजों के हाथ में चली गई। ब्रिटिश राज की शुरुआत के साथ ही गुलामी के उन जंजीरों को तोड़ने के लिए एक लंबे और मुश्किल संघर्ष की कहानी भी शुरू हो गई। ये एक बहुत लंबा और कठिन सफर था। 1857 में जो चिंगारी भड़की, उसने पूरे उत्तर भारत में आग लगा दी। फिर 1885 में कांग्रेस बनी, जिसने इस लड़ाई को एक संगठित आवाज दी। 1915 में गांधी जी के आने से आंदोलन का तरीका ही बदल गया। अब हथियार थे सत्य और अहिंसा। 1930 का दांडी मार्च तो देखिए, मुट्ठी भर नमक ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। और आखिरकार अनगिनत कुर्बानियों के बाद 1947 में वो सुबह आई जब भारत आजाद हुआ, जहां एक तरफ गांधी जी का हिंसक रास्ता था, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी थे, जिनका मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। उनका ये नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज भी उस दौर के जुनून और जोश को जिंदा कर देता है। और फिर वो दिन आ ही गया, 15 अगस्त 1947। लाखों लोगों के बलिदान और कई पीढ़ियों के संघर्ष के बाद भारत ने आज़ादी की हवा में सांस ली। ये सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं था, ये एक नए देश का जन्म था, एक नए सपने की शुरुआत थी। लेकिन भारत की ये कहानी अकेले नहीं चल रही थी। चलिए एक नज़र डालते हैं कि जब भारत अपनी तकदीर से लड़ रहा था, उस वक्त दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या कुछ हो रहा था। देखिए, जब भारत अपनी पहचान के लिए लड़ रहा था, तो पूरी दुनिया में भी उथल-पुथल मची हुई थी। इटली में रेनेसां या पुनर्जागरण नई सोच को जन्म दे रहा था। अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों ने आज़ादी, बराबरी और भाईचारे जैसे विचार दिए, जिनसे भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी बहुत प्रेरित हुए। और रूस की क्रांति ने तो दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अमेरिकी क्रांति से निकले इन विचारों में से एक था लोकतंत्र का विचार, और अब्राहम लिंकन की ये परिभाषा कि सरकार जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए होनी चाहिए, ये दुनिया भर के आज़ादी के आंदोलनों के लिए एक गाइडिंग लाइट बन गई, जिसमें हमारा भारत भी शामिल था। तो हजारों सालों का ये लंबा सफर हमें आज कहाँ लाकर खड़ा करता है? अशोक के शांति के संदेश से लेकर गांधी जी के सत्याग्रह तक भारत का इतिहास हमें एक बात तो सिखाता ही है कि बड़े से बड़ा बदलाव भी मुमकिन है। अब सवाल ये है कि इस महान विरासत से मिली कौन सी सीख आज की दुनिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? इसका जवाब शायद हमें और आपको इतिहास के इन्हीं पन्नों में खोजना होगा।